हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक पोस्ट मॉडर्न एजेस का पार्ट थर्ड है, यानी कि हम थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम सुंगास, कन्वास, चेदीस के बारे में पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हमने जो फॉरेन इन्वेजन हुआ था इस टाइम पे, जिसमें इंडो ग्रीक्स, कुशानास, साका, पार्थियंस, इन सब के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। चोल, चेर, पांड्य जो डीप साउथ में थे, ऑलरेडी हमने एक सेपरेट लेक्चर में संगम पीरियड में उसको डिस्कस किया हुआ। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डेक्कन रीजन। डेक्कन रीजन में अगर आप देखेंगे तो दो पावर हैं जिन्होंने रूल किया था वन बाय वन। तो एक है सातवाहन, जिनको आंध्र भी बोला जाता है, आंध्र सातवाहन भी बोलते हैं, और एक है आपके इक्ष्वाक। इक्ष्वाक, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम आंध्र सातवाहनस की बात करें तो ये सबसे लंबे टाइम तक रूल करने वाली डायनेस्टी है। ऐसा माना जाता है कि लगभग इन्होंने 450 रूल किया। 450 तो खैर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 300 के आसपास जो ईयर थे इन्होंने रूल किया, और खासकर कौन से रीजन में, तो डेक्कन रीजन में। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि 232 बीसी में अशोक की डेथ हो चुकी थी। अशोक की मृत्यु के बाद अशोक का जो साम्राज्य था, अगर हम अशोक के साम्राज्य को देखें तो बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसका जो साम्राज्य था वो दो भागों में बट गया। जो ईस्टर्न साम्राज्य था उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र। इसको जो रूल किया वो दशरथ ने किया। और ये वाला जो पार्ट था कुणाल, जो कश्मीर से रूल करता था, इस वाला जो रीजन था इस पे लगातार अटैक कर रहे थे कौन, यही इंडो ग्रीक्स, साक, पार्थियंस, कुषाण। तो ये तो खत्म हो, ये वाला थोड़ा सा लंबे टाइम तक चला। लेकिन जो लास्ट मौर्यन रूलर थे जिनका नाम रहतत था, उनको सुंग ने मारा और फिर उस वंश को खत्म कर दिया। इसी के बाद जो पूरा इंडिया था वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया, यानी कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग लोग रूल करने लगे। और इसमें अगर हम देखें तो डेक्कन रीजन, डेक्कन रीजन का मतलब समझिए कि ये विंध्या रेंज है, विंध्य पर्वतमाला है, ये आपका पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट से पूर्वी घाट, और ये वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला जो मैंने मार्क किया हुआ है, इसको हम डेक्कन बोलते हैं, दक्कन बोलते हैं। तो ये डेक्कन क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र पे इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक शासन किया। लगभग 300 साल का तो इनका शासन है, और काफ़ी डेवलपमेंट इन्होंने की। इसके बाद जब इनका एंड हो गया तो फिर इक्ष्वाकु आए। इक्ष्वाकु के बाद फिर अंतिम जो इक्ष्वाकु रूलर था उसको पल्लवास नरसिंह वर्मन ने मार के फिर यहाँ पे डायनेस्टी स्टैब्लिश की, जो पल्लव डायनेस्टी के नाम से फेमस हो। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर सेंट्रल इंडिया में देखें तो मौर्यों के, अगर हम कहेंगे एक ग्रेट सक्सेसर, तो वो आपके शुंग थे। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बोलेंगे तो वहाँ पे कुशानास ने एक बड़े एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया। और अगर हम सदर्न इंडिया में देखें तो सातवाहनास, इन्होंने एक लंबे टाइम तक रूल किया और एक बहुत बड़े एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया। जो अंतिम कन्वा रूलर था जिसका नाम सुशर्मा था, उसको मारा था किसने, शातवाहना रूलर सिमुक ने। तो ऐसा माना जाता है कि जो शिमुक था वो ही इस डायनेस्टी का फाउंडर था। तो सिमुक, वैसे तो इस डायनेस्टी में बहुत सारे रूलर्स रहे हैं क्योंकि 300 साल का रेन है, रूल है, परंतु जो मेन जो रूलर है वो 7 के करीब है, जिनके बारे में हम डिस्कस करें। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज सातवाहना, उसके बाद इक्ष्वाकु, उसके बारे में। तो सातवाहना डायनेस्टी, थोड़ा सा हम इनका बैकग्राउंड लेते हैं। देखिए, सातवाहना को आंध्र भी बोला जाता है, कई बार हम इनके लिए आंध्र सातवाहना भी बोलते हैं। आंध्र, आंध्र। अब देखिए, अगर हम देखें अशोका का जो मेजर रॉक एडिक्ट है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक लेक्चर लिया हुआ है, अशोका इंस्क्रिप्शन, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने वृहद शिलालेख के बारे में पढ़ा था। तो अभी हमें उनके बारे में नहीं पढ़ा, बस आपको ध्यान रखना कि जो अशोक का वृहद शिलालेख 13 है, उसमें उसने अपने नेबरिंग स्टेट्स यानी कि पड़ोसी राज्यों की बात की। पड़ोसी राज्य यानी कि सदर्न इंडिया के भी उसने काफ़ी राज्यों की बात करी। तो सदर्न इंडिया के जो राज्य है उसमें उसने इनका भी नाम मेंशन किया, आंध्रास का, आंध्र। तो इनको भी उसने मेंशन किया, आंध्रास। और उसने बताया कि ये हमारे पड़ोसी राज्य। उसका एक अभिलेख और भी है जो उसी साइड में आपको मिलेगा, जिसको एरागुड्डी बोलते हैं, एरागुड्डी अभिलेख, एरागुड्डी अभिलेख। उसमें भी हमें आंध्रों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी सोर्स हैं, जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद का पार्ट है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ थे जो वेदों का एक्सप्लेनेशन थे। तो ये ऋग्वेद का पार्ट है, ऐत्रेय ब्राह्मण। इसमें आंध्रास को ये बताया कि जो आंध्र थे पहले वो नॉर्थ इंडिया में रहते थे, बट नॉर्थ इंडिया को छोड़ के पहले यमुना के आसपास रहते थे,
फिर ये नॉर्थ इंडिया को छोड़ के कहाँ चले गए, सदर्न इंडिया में माइग्रेट कर गए, और फिर इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, वही आंध्रा जो रीजन था उसमें अपना निवास स्थान कर। तो ये जो जानकारी हमें मिल से किससे मिलती है, ऐथरी ब्राह्मण से। तो कहने का मतलब है जो वैदिक कल्चर था उसको सदर्न इंडिया में फैलाने का जो काम किया वो किसने किया, आंध्रास ने किया, जिनको हम आंध्र सातवाहन या आंध्र भृत्य भी बोलते हैं। अभी देखिए इनके लिए एक शब्द और यूज होगा, आंध्र भृत्य। अगर हम बात करें सातवाहनास को कि पुराणों में क्या बोला है, जैसे पुराणों को बाद में लिखा गया था, तो पुराणों में इनको क्या बोला गया, पुराण अगर हम देखें सातवाहन डायनेस्टी के बारे में जो 3 पुराण है वो काफी बड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण, वो इनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे पुराणों के में इनको क्या कहा गया है, आंध्र भृत्य, आंध्र भृत्य। अब इससे 2 मतलब निकलते हैं, ऐसा निकलता है कि सबऑर्डिनेट ऑफ मौर्यास, यानी कि ये क्या थे, मौर्यों के सबऑर्डिनेट या सेवक थे या उनके सामंत थे, ऐसे भी हम कह सकते हैं। या इनका एक और मीनिंग निकलता है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं इसका मतलब होता है आंध्र भक्त का मतलब सर्वेंट्स ऑफ आंध्र, यानी कि आंध्रा के सेवक, यानी कि जो आंध्र को सर्व करते थे वो सेवक। खैर जो भी हो, ये अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग मानना है। अब मौर्यों के सेवक इसलिए बोला जाता है क्योंकि भृत्य, मौर्य अपने जो सेवक होते थे उनको क्या बोलते थे, भृत्य बोलते थे, इसलिए आंध्र भृत्य का मतलब ये किसके, मौर्यों के सेवक रहे होंगे। हो सकता है कि ये मौर्यों के सामंत रहे हों, लेकिन बाद में जब मौर्य पावर का डिक्लाइन हुआ तो इन्होंने अपने आप को बाकी लोगों की तरह इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो जो भी हो, इनको आपको ध्यान में रखना है, पुराणास में इनको क्या बोला जाता है, आंध्र भृत्य। इसकी 2 मीनिंग निकलती हैं, कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि इसका मतलब है सबऑर्डिनेट ऑफ मौर्यास, और कुछों का मानना है कि सर्वेंट्स ऑफ आंध्रास, यानी कि आंध्रा के सेवक, इनके बारे में बताया। अब हम आगे देखते सातवाहनों के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन। जैसे अभी मैंने बताया था कि 3 जो पुराण हैं वो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण। उनमें इनके रूल के नंबर ऑफ ईयर्स को बताया गया। जैसे वायु पुराण है, वायु पुराण में बताया कि इन्होंने लगभग कितने साल रूल किया था, लगभग 300 साल रूल किया था। मत्स्य पुराण जो सबसे पुराना पुराण है, मत्स्य पुराण, उसमें बताया गया कि इन्होंने लगभग 300 साल शासन किया था। और जो ब्रह्मांड पुराण है उसमें बताया गया है इन्होंने लगभग कितने साल शासन किया था, 400 के आसपास शासन किया था। कुल मिला के ऐसा माना जाता है, कई लोग बोलते हैं कि इन्होंने 450 साल तक शासन किया था। खैर जो भी हो, लेकिन जो एक्चुअल रूल था वो लगभग 200 से 250 साल ही चला, जब ये अपने पावर के जिनित में थे, और उससे पहले भी इन्होंने कुछ टाइम पहले रूल किया था, क्योंकि एग्जैक्ट डेट के बारे में हमें एक्चुअल में नॉलेज नहीं। तो पहला जो रूलर है वो सिमुक को ही माना जाता है। कैपिटल, इनकी जो राजधानी थी, अगर हम अर्ली रूलर्स की बात करें तो इन्होंने जो राजधानी थी वो अमरावती से रूल किया, और धीरे धीरे जो अमरावती था वो एक सेंटर बना, बाद में बुद्धिस्ट लर्निंग का भी सेंटर बना। हालांकि जो अगर हम सातवाहन आंध्र रूलर्स की बात करें तो ये लोग हालांकि ब्राह्मण जो रिलीजन थे उसको फॉलो करते थे, बट इन्होंने एक सेक्युलर पॉलिसी यानी कि रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी को अपनाया, और बौद्ध भिक्षुओं को भी, बौद्ध जो साधु थे उनको भी दान में दी। अमरावती स्तूप को रिकंस्ट्रक्ट कराने का काम भी इसी टाइम पे हुआ। इसके बाद सातवाहनों के बाद जो इक्ष्वाकु आएंगे वो अमरावती और नागार्जुनी कोंडा को बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक रूलर होगा जिसको सदर्न इंडिया का अशोका बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। बाद में जो इन्होंने कैपिटल बनाई वो प्रतिष्ठान बनाई। प्रतिष्ठान आज का पैटर्न है, और इसको कैपिटल बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो पुलोमा का जो होता है, पुलोमा, इसको पुराणों में पुलोमा बोला गया है, वैसे इसका नाम है वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी या वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। ये भी एक पावरफुल रूलर था, पुलवामी। हालांकि इसको जो सका रूलर था रुद्रदामन, उसने 2 बार पराजित भी किया था। इसको भी हम आगे डिस्कस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिष्ठान को कैपिटल किसने बनाया था, तो वो इसी ने बनाया था। किसने? वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने। हालांकि ये पावरफुल था, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि जो शाका रूलर थे रुद्रदामन, उन्होंने इसको 2 बार हराया, बट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड नहीं किया, क्योंकि दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस थे, यानी कि वैवाहिक संबंध थे। कहा जाता है कि जो रुद्रदामन की बेटी थी वो इसकी वाइफ थी, और उसी ने कन्हेरी इंस्क्रिप्शन यानी कन्हेरी अभिलेख करवाया। अब हम आगे देखते हैं, आगे इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से। जैसे मैंने बताया कि 300 से 400 साल का लंबा रूल है, तो टोटल 25 से 30 रूलर होने चाहिए, बट सभी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती, और जिनके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें से जो 7 रूलर हैं वो इम्पोर्टेंट है।
जिसमें जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले सिमुक, जिसने इस वंश की स्थापना की, सिमुक, और अंतिम जो कण्व शासक थे सुशर्मा, उसको भी मारा। उसके बाद कान्हा, या इनको कृष्णा बोलते, कान्हा एक्चुअल में इनके भाई थे, क्योंकि जब सिमुक की डेथ हुई तो उनके जो बेटे थे श्री सातकर्णी वो अल्पवयस्क थे, तो कान्हा ने शासन किया। और फिर कान्हा के बाद ये इनके बेटे श्री सातकर्णी, ये सिमुक के बेटे थे, इनको सातकर्णी फर्स्ट भी बोला जाता है, श्री सातकर्णी या सातकर्णी फर्स्ट, सातकर्णी फर्स्ट। तो इन्होंने शासन किया, और इन्हें अगर हम देखें तो जितने भी रूलर हैं उसमें पहला सबसे पावरफुल रूलर माना जाता है। हाल एक इम्पोर्टेंट रूलर है, हाल। इनका जो काल है वो शांति का काल है, पीसफुल पीरियड है, पीसफुल रूल है, और इनके काल में कोई बड़ा युद्ध भी नहीं हुआ, शांति से इन्होंने शासन किया। ये एक अच्छे कवि थे, इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है गाथा सप्तशती। उसके अलावा इनके दरबार में दो और अच्छे राइटर या पोइट रहते थे, एक जिसमें एक का नाम था गुणाढ्य और दूसरे का नाम था सर्ववर्मन। उनको भी हम आगे देखेंगे। गुणाढ्य ने जो बुक लिखी है उसका उसका जो नाम है वो बृहत कथा है, बृहत कथा कोश। और उसके अलावा जो कातंत्र है, कातंत्र नामक जो बुक है उसको लिखा है सर्ववर्मन, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये 17 रूलर थे, इसमें 23rd जो रूलर है उसके बाद क्योंकि गैप है, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी वो इस डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूलर थे। 24th वशिष्ठिपुत्र पुलवामी, और सबसे लास्ट में जो यज्ञश्री सातकर्णी, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे पावरफुल रूलर है, गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो शकों को हराएंगे, और कहा जाता है कि इन्होंने सारे क्षत्रियों का भी विनाश किया था और अपने आप को ओनली ब्राह्मण्स, इनका इंस्क्रिप्शन है नासिक इंस्क्रिप्शन जो इनके माँ ने लिखा है, उसमें इन्होंने अपने आप को क्या बोला, ओनली ब्राह्मण्स, यानी कि एक ब्राह्मण। इसके अलावा वशिष्ठिपुत्र पुलवामी, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी या सातकर्णी भी इनको बोलते हैं। एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि ये जो सातवां वंश था ये मात्र सत्तात्मक था। हालांकि जो रूलर बनता था वो तो बेटा ही बनता था, जो सबसे ज्येष्ठ होता था, सबसे बड़ा, परंतु माँ का बड़ा इंपॉर्टेंस था, तो ये लोग अपने नाम के आगे माँ का नाम लगाते थे। और कई बार जो इनकी माँ है उन्होंने शासन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो अधिकतर जो रूलर हैं उनके नाम के आगे देखोगे वशिष्ठिपुत्र, यज्ञश्री, ऐसे करके नाम लगाते थे। इसके अलावा लास्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, ये लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर है, ध्यान रखिएगा। वैसे अंतिम जो रूलर है उनका नाम विजय है, वो आगे हम दिखाएंगे, यज्ञश्री सातकर्णी। तो इनके टाइम पे धीरे धीरे फिर इनकी डेथ के बाद फिर जो एम्पायर था वो धीरे धीरे सिमटता गया, और फिर जो बाद में इक्ष्वाकु आएंगे वो उनको रिप्लेस कर देंगे इस रीजन। तो इस तरीके से ये 7 और रूलर के बारे में हमने पढ़ना है। उसके बाद यहाँ की इकोनॉमी, सोसाइटी वगैरह के बारे में भी हम देखेंगे। तो जैसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले जो रूलर है वो उनका नाम है सिमुक, सिमुक। इनको इस डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। और जैसे मैंने बताया था कि सिमुक ने क्या किया था, कण्व जो डायनेस्टी थी, कण्व जो पाटलिपुत्र से रूल कर रही थी, कण्व डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, लास्ट रूलर उनका नाम था सुशर्मा, सुशर्मा। इसको मार दिया, इसको किल किया, परंतु और कण्व डायनेस्टी का एंड कर दिया। लेकिन ये लंबे टाइम तक उस रीजन में, पाटलिपुत्र रीजन में रूल नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि उस रीजन में धीरे धीरे शक आ चुके थे, और उसके अलावा कुषाण भी थे जो लगातार इनको उन्होंने बाहर कर दिया। लेकिन फिर उस रीजन में, आंध्र वाले जो रीजन था उसमें इन्होंने शासन किया अमरावती से। और इनके बारे में आपको ध्यान में रखना इतना ही है कि एक तो इन्होंने लास्ट जो कण्वा रूलर थे सुशर्मा को मार के कण्व वंश का अंत किया, दूसरा ये ब्राह्मणिज्म के फॉलोवर थे, और इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणिज्म को उस क्षेत्र में फैलाया। परंतु जो जितने भी, अगर हम सातवाहन रूलर्स की बात करें तो ये सारे के सारे रिलीजियस टॉलरेंट थे। इन्होंने बाकी जो धर्म थे, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, या और भी जो वहाँ पे सेक्ट थे, सभी का सम्मान किया और सभी को भूमि दान में दी। एक्चुअल में जो सातवाहन रूलर थे उन्होंने ही सबसे पहले भूमि दान की प्रक्रिया स्टार्ट करी। भूमि दान का मतलब जिसको हम लैंड ग्रांट बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें क्या होता है कि सैलरी के बदले आप क्या करते हो, जमीन दान में दे देते हो, और उसका रिवेन्यू फिर
वो जो पर्सन होता है वो शेयर करता है, मतलब लेता है और अपना फिर खर्चा वगैरह उसका पे करता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे कह सकते हैं कि जो मेडिवल हिस्ट्री की स्टार्टिंग थी वो इन्होंने स्टार्ट कर दी। बाकी लैंड ग्राउंड को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो रूलर थे वो कान्हा, जो मैंने बताया था अभी स्टोरी, कृष्णा फर्स्ट भी इनको बोलते। एक्चुअल में जो कान्हा थे वो इन्हीं के भाई थे, ये सिमुक के भाई थे, छोटे भाई थे। और जब सिमुक की मृत्यु हुई थी तो उस समय उनके जो बेटे थे, जिनको सातकर्णी फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, वो अल्पवयस्क थे। तो कान्हा ने शासन किया और इनके टाइम पे बस आपको ध्यान रखना कि इनका जो रूल था, इन्होंने एरिया को बढ़ाना स्टार्ट किया और नासिक तक का जो क्षेत्र था वो इन्होंने जीत लिया। तो नासिक इंस्क्रिप्शन मिलता है, नासिक का अभिलेख, वहां से जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र में भी इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। यानी कि अब धीरे धीरे जो एम्पायर की बाउंड्री थी वो लगातार क्या थी, वो बढ़ती जा रही। तीसरे जो रूलर है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने जैसे बताया सिमुक के बेटे थे। ये जो सातकर्णी फर्स्ट इनको बोलते हैं, ये सिमुक के सन थे, सन ऑफ सिमुक। लेकिन जिस समय सिमुक की डेथ हुई तो ये अल्पवयस्क थे, इसलिए इनके जो भाई कान्हा उन्होंने शासन करना आरंभ कर दिया। अब देखिए इन्होंने क्या करा था, बहुत ज्यादा एम्पायर को आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि इन्होंने क्या करा था, जो सातकर्णी फर्स्ट थे, इन्होंने पूरा का पूरा जो मालवा रीजन था और बेरार, जिसको विदर्भ बोलते हैं, वो पूरा का पूरा जीत लिया। और कहा जाता है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और 1 राजसूय यज्ञ भी कराया। और इनकी जो जितनी भी जो विजय गाथा है या जो विक्ट्री वगैरह है या इनकी जो अचीवमेंट्स है, उसको इनकी वाइफ, जिसको नागनिका बोलते हैं, नागनिका भी उसका नाम कहीं पे मिलता है, उसने एक अभिलेख में लिखा है जिसको नानाघाट अभिलेख बोलते हैं, नानाघाट इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। नानाघाट इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नानाघाट इंस्क्रिप्शन में हमें सबसे पहले लैंड ग्रांट की जानकारी मिलती है, भूमिदान। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहले जो भूमिदान की प्रक्रिया का अभिलेखी साक्ष्य कहाँ पे मिलेगा, तो वो आपको नानाघाट अभिलेख में मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, नानाघाट अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में बताया गया है नानाघाट, एक पास एक दर्रा है नानाघाट अभिलेख। ये जो अभिलेख है इसी में जानकारी मिलती है कि अश्वमेध यज्ञ की भी किसने कराया था। और जैसे मैंने बताया कि इसको किसने इशू कराया था, तो नागनिका। तो नागनिका कौन है, नागनिका वाइफ है, किसकी वाइफ है, वाइफ ऑफ सातकर्णी, इनकी पत्नी है। और इसमें फर्स्ट एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट यानी कि भूमिदान का पहली बार उल्लेख है, भूमिदान का प्रथम उल्लेख इसी से मिलता है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस इंस्क्रिप्शन में और क्या क्या जानकारी मिलती है। तो इस इंस्क्रिप्शन में जो सातकर्णी फर्स्ट के अंदर जो भी क्षेत्र है उसको बोला गया है दक्षिणा पथ पति। एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये जो सातवाहनों का क्षेत्र था, इस क्षेत्र को दक्षिणापथ कहते थे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो डेक्कन वाला क्षेत्र था उसको दक्षिणापथ बोलते थे। और इस क्षेत्र का जो शासक था वो सातकर्णी फर्स्ट था, यानी कि सातकर्णी फर्स्ट के अंदर जो भी क्षेत्र था उसको दक्षिणापथ पति, यानी कि वो वहाँ का क्या स्वामी है। और कौन कौन से रीजन्स है जिसको इस एंसन में, इस इंस्क्रिप्शन में, अभिलेख में मेंशन किया है, जो कि सातकर्णी फर्स्ट के अंदर। अब देखिए उसमें क्या क्या नाम से मेंशन किया, क्योंकि ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, ये जितने भी इंस्क्रिप्शन थे इन लोगों ने क्या करा था, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि उसमें लिखवाए थे। प्राकृत भाषा का मतलब वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे पहला जो क्षेत्र है उसको बताया अकारा, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, यानी कि अपर नर्मदा जो वैली का जो रीजन था, ऊपरी नर्मदा घाटी, उस क्षेत्र को भी इन्होंने जीता, यानी उनके कंट्रोल में था। दूसरा जो क्षेत्र था वो अनूपा, अनूपा का मतलब अनूप बोलेंगे इसको, अनूप। दूसरा क्षेत्र लोअर नर्मदा वैली, यानी कि पूरी की पूरी जो नर्मदा वैली थी इनके कंट्रोल में थी। उसके अलावा तीसरा जो क्षेत्र इन्होंने बताया उसको अनर्थ बोला है। अनर्थ का मतलब जो विदर्भा रीजन है वो पूरा इनके अंदर था। फिर एक है आपका अपरांत, ये वाला कौन सा है, अपरांत। ये सब नाम ध्यान में रखेगा। अपरांत का मतलब अपर कोंकण कोस्ट, यानी कि जो भी गोवा से ऊपर का जो क्षेत्र है वो सारा इनके कंट्रोल में था। फिर सौराष्ट्र इनके क्षेत्र में है, सौराष्ट्र पे भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया, हालांकि बाद में शकों ने इनसे छीन लिया था। कच्छ भी इनके कंट्रोल में था। उसके बाद मालवा था। और इसके अलावा एक क्षेत्र है मारू लिखा है, मारू का मतलब जो डेजर्ट रीजन था राजस्थान। इसका मतलब जो राजस्थान, गुजरात और जो एमपी का कुछ हिस्सा, ये सारा का सारा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एक बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया। ये सारा जो किस में लिखा हुआ है, ये आपका नानाघाट या नानाघाट अभिलेख में मिला।
इससे पता चलता है इनका साम्राज्य काफी बड़ा था। इनकी मृत्यु के बाद फिर इनका जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे सिकुड़ता गया, क्योंकि जो आपके शक थे उन्होंने इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था। शकों में वेस्टर्न क्षत्रपास थे, जो कि एक थे नासिक से शासन करते थे, जिसका शासक था जिसका शासक था नाहपान, और एक थे उज्जैन से शासन करते थे जिनका नाम था रुद्रदामन। तो धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, इनको पीछे की ओर धकेल दिया और ये आंध्र प्रदेश तक सीमित रहे। लेकिन बाद में एक पावरफुल रूलर आएंगे जिनका नाम गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, वो फिर अपने क्षेत्र को रिकवर करेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इनके जो मेन कंपटीटर थे वो शक थे। शकों से इनका लगातार युद्ध चलता रहा, और कभी ये पावरफुल रहे तो कभी वो पावरफुल, इस तरीके से उस क्षेत्र को लेके इनके बीच में हमेशा युद्ध चलता रहा। तो यहाँ पे आपको नानाघाट इंस्क्रिप्शन के बारे में ध्यान रखना। अब हमें हल, जो इस डायनेस्टी के 17th रूलर थे, 17th रूलर, सिर्फ इन्होंने 4 साल के करीब शासन किया। कहा जाता है कि 20 सी से लेके लगभग 24 सी तक का शासन था इनका। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इनका जो शासन काल था वो शांति के काल के लिए याद रखा जाता है। शांति का काल था, इन्होंने शांति से शासन किया, और ये बहुत अच्छे पोइट थे। और इन्होंने, जैसे मैंने बताया, एक बुक लिखी है, अक्सर बुक पूछता है एग्जाम में, गाथा सप्तशती, या इसको सत्सई भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 700 श्लोक है और ये एक लव स्टोरी है, और इसको मराठी प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। इस तरीके से इसके बारे में ध्यान रखना। किसने लिखा है? हाल ने। हाल की बुक काफी एक बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछी जाती है। गाथा सप्तशती या सत्सई, 700 श्लोक है, 700 वर्सेज है, और एक लव स्टोरी है, प्रेम कहानी। इसके अलावा इन्होंने 2 महान जो कवि थे साउथ इंडिया के, उनको मतलब डेक्कन के पैट्रोनाइज किया। कवि थे, विद्वान थे, विद्वान भी कह सकते हैं, स्कॉलर, जिसमें एक का नाम मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसका नाम है गुणाढ्य, और दूसरे का नाम है सर्ववर्मन। ये नाम सारे ध्यान में रखना, इनकी बुक्स के भी नाम, क्योंकि जो भी हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहानी तो एग्जाम में नहीं आती, अक्सर फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को पूछा जाता है। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? जैसे मैंने बताया था, वृहत कथा, फेमस बुक है इनकी वृहत कथा। और ये किस में है? पैसाची प्राकृत लैंग्वेज में। ये भी ध्यान रखिएगा, पैसाची प्राकृत लैंग्वेज में, पैसाची प्राकृत भाषा, भाषा लिपि। इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगा, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर होगा जिसमें सारी लिपि और भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे आगे डिटेल। इसके अलावा सर्ववर्मन ने, मैंने बताया था, इन्होंने एक बुक लिखी है कातंत्र। तो कातंत्र बुक लिखी है, जो कि ग्रामर की बुक है, जैसे अष्टाध्यायी है, महाभाष्य, उसी तरीके से संस्कृत ग्रामर की बुक इन्होंने लिखी। तो हाल के टाइम पे आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। 3 बुकों के नाम, गाथा सप्तशती जो स्वयं लिखी है, एक गुणाढ्य की वृहत कथा जो पैसाची प्राकृत में, और संस्कृत में कौन सी लिखी है? सर्ववर्मन ने कातंत्र। तो 3 बुकों के नाम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो काल था, खासकर जो प्राकृत भाषा थी उसके डेवलपमेंट का बहुत काल था। हालांकि इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, सभी को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। तमिल भी, तेलुगु भी, संस्कृत भी और प्राकृत भी, सारी भाषाओं को इन्होंने इंपोर्टेंस प्रदान की थी, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है इस वजह से। तो खैर आगे हम देखते हैं। इसके बाद जो इस वंश के सबसे पावरफुल शासक थे, जिनका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये 24 साल का इनका रूल है, और इनके बारे में 100 जानकारी मिलती है कि 106 से 130 ईस्वी तक का इन्होंने शासन किया था। और इन्होंने, जैसे मैंने बताया, शकों से लगातार संघर्ष चल रहता था। तो वेस्टर्न क्षत्रप के रूलर थे नाहपान, जो नासिक से शासन करते थे। नाहपान ये पश्चिमी क्षत्रप थे, नासिक से शासन करते थे। कहा जाता है कि इन्होंने हराया, इसने नाहपान को, क्योंकि नाहपान ने आक्रमण किया था इनके क्षेत्र पे, और नाहपान को इन्होंने पराजित किया, पराजित करके मार डाला। उसी को नहीं मारा, उसकी पूरी लीनेज, यानी कि उसके पूरे वंश को, उसके ब्लड रिलेशन में जो भी था सबको खत्म कर दिया। और फिर ये हमें जो सूचना कहाँ से मिलती है? एक जोगलतंपी जगह है नासिक में, वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। वहाँ से 8000 से ज़्यादा सिक्के मिले, जिन पे क्या कर रखा है? पहले नाहपान की फोटो थी, उस पर फिर रुद्रदामन ने, सॉरी, जो आपके जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है उनका उस पर इंस्क्रिप्शन है, यानी कि उनका ठप्पा है। तो इससे पता चलता है कि जो उसके सिक्के थे उसके ऊपर अगर इन्होंने किया है, यानी कि इंस्क्रिप्शन कराया, तो इसका मतलब पहले वहाँ पे नाहपान का शासन था, फिर इनका शासन स्थापित था। और इनकी जो पूरी उपलब्धियां या अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो नासिक अभिलेख से मिलती है। नासिक अभिलेख के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नासिक अभिलेख जो है वो किसने इंस्क्राइब करवाया था? तो इनकी माँ थी,
इनकी माँ जिनका नाम था गौतमी बलश्री, तो गौतमी बलश्री इनकी माँ थी, उन्होंने इसको खुदवाया है, वही प्राकृत भाषा ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में। तो इसमें इन्होंने अपने आप को क्या बताया, ओनली ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण। तो कहा जाता है इसी अभिलेख में कि इन्होंने जितने भी क्षत्रिय थे उस समय के, उनका सबका श्रृंगार किया था और पूरी पृथ्वी पर मतलब पूरे जो भारत था उस पर शासन किया था और अपने आप को ओनली ब्राह्मण बोला था। तो इसका मतलब इन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया था, इस तरीके से इसमें बताया जा रहा है। और इन्होंने पूरे के पूरे जो डेक्कन क्षेत्र था यानी कि कृष्णा रिवर तक पूरा का पूरा जीत लिया। इनके जो अभिलेख है इसी में, उसमें इनको लिखा है त्रिसमुद्र तो पिता वाहन, यानी कि इसका मतलब है कि इन्होंने, इनके घोड़ों ने तीनों समुद्र का पानी पिया था, यानी कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आपका हिंद महासागर। तो इस कहने का मतलब है कि इससे पता चलता है कि इन्होंने पूरे के पूरे जो सदर्न इंडिया था उसको कैप्चर कर लिया था। तो सारे क्षत्रिय शासकों को भी पराजित किया और पूरे जो डेक्कन क्षेत्र था उस पर भी इन्होंने क्या करा, नियंत्रण स्थापित किया। यह हमें किससे जानकारी मिलती है, नासिक इंस्क्रिप्शन से मिलती है। किसने लिखा है, तो इनकी माँ गौतमी पुत्र गौतमी बलश्री ने लिखा है। इस और किसको हराया था, नाहपान को हराया था। इस तरीके से हम देखें तो इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी वही रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी को भी अपनाया था और सबसे बड़ा जो साम्राज्य था उन्हीं का माना जाता है। इसके बाद उनके जो बेटे थे 24वें थे ये, जैसे 23वें तो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, ये जो थे ये 24वें थे। तो 24वें उनके बेटे हैं ये, और इन्होंने भी शासन किया था। लेकिन इनके टाइम पे एक उज्जैन के जो क्षत्रप थे यानी कि जो शक रूलर थे रुद्रदामन, इनके बारे में हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में। उन्होंने कहा जाता है कि वो 2 बार पराजित किया, क्योंकि जो जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का उससे हमें जानकारी मिलती है। तो जूनागढ़ अभिलेख में ये बताया गया है कि जो रुद्रदामन था उसने वशिष्ठपुत्र पुलमावी को 2 बार हराया, परंतु उसको डिस्ट्रॉयड नहीं किया क्योंकि उनके बीच में मैरिटल लाइन्स थे। क्योंकि रुद्रदामन की जो बेटी थी वो क्योंकि दोनों ने आपस में अच्छे रिलेशन रखने के लिए ऐसा किया था। तो डॉटर ऑफ रुद्रदामन यानी कि वो किसकी वाइफ है, वो वशिष्ठपुत्र पुलमावी की। और उसी ने क्या लिखा है, एक अभिलेख लिखा है जिसका नाम है कन्नेरी अभिलेख। तो 3 अभिलेखों के बारे में जानकारी आपको मिलती है, तो तीनों के बारे में ध्यान रखना। पहला अभिलेख जो है वो इंपॉर्टेंट है, नानागढ़ अभिलेख। नानागढ़ अभिलेख को नागनिका ने लिखा है, जो सातकर्णी फर्स्ट की वाइफ थी। दूसरा जो अभिलेख था नासिक अभिलेख, जिससे हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है, उसको उसकी माँ गौतमी बलश्री ने लिखा था। और फिर कनेरी अभिलेख जिसके बारे में हमें, जिससे हमें वशिष्ठपुत्र पुलमावी या पुलोमा जिसको पुराणों में बोला गया है, या इसको वशिष्ठपुत्र सातकर्णी बोलते हैं, उसकी जानकारी मिलती है, वो उसकी वाइफ ने लिखा है। और कहा जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था कि इन्होंने क्या करा था, अमरावती जो स्तूप था उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था, तो इसी ने किया था। और इसी ने जो राजधानी को शिफ्ट किया था, राजधानी जो कैपिटल बनाई थी, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पैठन यानी कि प्रतिष्ठान को बनाया था, प्रतिष्ठान। तो प्रतिष्ठान को इसने क्या करा था, कैपिटल बनाया था, पैठन इसको बोलते। ये भी आप एग्जाम के लिए ध्यान रखें। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं, मैंने ऑलरेडी उसको लिखा हुआ है, तो उसको आप चीज़ों को याद कर लीजिए। बाकी स्टोरी तो ठीक है बट काम नहीं। अब हम देखते हैं लास्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर है। जैसे मैंने वैसे बताया था कि जो लास्ट रूलर तो विजय है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर तो यज्ञश्री सातकर्णी। हालांकि ये 27वें रूलर है इस लीनेज में, 27वें रूलर। और इन्होंने दोबारा शकों को पराजित किया और अपना जो क्षेत्र था नॉर्दर्न कोंकण और मालवा क्षेत्र को दोबारा से रिकवर किया। इनका जो काल है वो ट्रेड एंड कॉमर्स का के लिए इंपॉर्टेंट था। कहा जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया से भी इन्होंने ट्रेड रिलेशन को स्टार्ट की। इनके सिक्के भी बहुत जगहों से मिले हैं। उसके अलावा इन्होंने ऐसे सिक्के इशू करे जिनमें क्या होता था, नेवल मोटिव्स होता था, यानी कि नाव के चिन्ह होते थे। इससे पता चलता है कि जो सातवाहन थे उनकी जो नेवल पावर थी वो काफ़ी अच्छी थी। खासकर इनका जो काल है वो ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाता था। जो लास्ट रूलर थे वो विजय थे, और उसके बाद ये जो साम्राज्य था वो समाप्त हो गया, और इसके बाद इनकी जगह इक्ष्वाकु मिली। लेकिन अभी हम इक्ष्वाकु के बारे में पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें जानें। जैसे कि हम अगर सोर्स ऑफ सातवाहन पीरियड देखें, स्रोत, तो किन किन स्रोतों से जानकारी मिलती है, तो हम दोनों स्रोत देखेंगे, लिटरेरी स्रोत भी और आर्कोलॉजिकल स्रोत भी। तो साहित्यिक अगर हम स्रोत की बात करें, लिटरेरी सोर्सेज की बात करें, तो बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से आपको जानकारी मिलती है। जैसे अभी हमने एक स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ऋग्वेद का है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है
ऋग्वेद का पाठ है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा पुराणों में से जानकारी मिलती है, मैंने 3 पुराणों के नाम बताए थे, वायु, मत्स्य और ब्रह्मांड। इसके अलावा बृहत कथा जो अभी हमने बताया था गुणाढ्य ने लिखी है, इससे भी इस काल की जानकारी मिलती है। हल जिसने क्या लिखा था, गाथा सप्तसई, जिसको सत्सई भी बोलते हैं, गाथा सप्तसती किसने लिखी थी, हाल ने लिखी थी, उससे भी। फिर कातंत्र का नाम मैंने बताया था, है ना, कातंत्र जिसको सर्ववर्मन ने लिखा, ये सब नाम ध्यान में रखेगा। इसके अलावा जो कामसूत्र है उससे भी जानकारी मिलती है, कामसूत्र जो वात्स्यायन ने लिखी। इस तरीके से बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से हमें इनकी जानकारी मिलती है। इसके बाद हम अगर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन आए थे, जैसे अशोका का मेजर रॉक एडिक्ट 3rd, और उसके अलावा एरागुड्डी वाला। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन अभी हमने पढ़ा था, जूनागढ़ उससे भी जानकारी मिलती है। नानाघाट अभी हमने पढ़ा था, नासिक इंस्क्रिप्शन अभी पढ़ा था, और कनेरी इंस्क्रिप्शन इससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो इसके अलावा सिक्के हैं, स्तूपास हैं, अमरावती स्तूप, वहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है। इस तरीके से ये सारे इंस्क्रिप्शन है, इनके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन पे तो सेपरेट लेक्चर भी है, जूनागढ़ इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अगर हम सातवाहनों के अंडर इकोनॉमी देखें तो काफ़ी अच्छा रिच रीजन था इस क्षेत्र में। अगर हम देखें तो जो जो लैंड ग्रांट किया उसके की वजह से भी जो सातवाहन थे उनको फ़ायदा हुआ, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में, नए नए क्षेत्रों में कृषि की परंपरा आरंभ हुई और इसका फ़ायदा इनको काफ़ी हुआ। हालांकि लेटर स्टेज में वो उसका नुकसान भी हुआ, क्योंकि जिनको लैंड ग्रांट में दी उन्होंने धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया। तो कहते हैं कि इन्होंने क्या करा था, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड, लेड यानी कि शीशे के सिक्के, और पोटीन, पोटीन का मतलब एक बेकार सा चांदी का सिक्का, पोटीन बोलते हैं, वो जारी किया। और इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या करे, शीशे के सिक्के जारी करे। कहा जाता है कि इन्होंने सोने को बचाने की वजह से शीशे के सिक्के जारी किए और भूमि दान में दी, क्योंकि सोने की उस काल में कमी थी। और अगर हम भारत में देखें, वैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि भारत में इंडो ग्रीक्स ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपने पोर्ट्रेट यानी कि अपने पिक्चर को इंस्क्राइब कराया, अपना नाम लिखाया। और अगर भारतीय शासकों की बात करें तो सबसे पहले सातवाहना या आंध्रा शासक थे, जिन्होंने अपने सिक्कों पे अपने नाम और अपने पॉस्चर्स यानी कि अपना पॉस्चर इन्होंने इंस्क्राइब करवाया। तो अगर आपसे पूछा जाता कि भारत में पहले भारतीय शासक कौन थे जो कि जिन्होंने अपना पोस्टर यानी अपना पॉस्चर अपने सिक्कों में इंस्क्राइब कराया, वो सातवाहना थे। और अगर फॉरेनर्स की बात करें जो बाहर से आए थे तो उसमें कौन थे, इंडो ग्रीक्स थे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके काल में क्या था, पेडी ट्रांसप्लांटेशन। पेडी ट्रांसप्लांटेशन का मतलब जैसे कि जो धान है उसको उगा के फिर दूसरी जगह लगाना। इससे क्या था, यहाँ प्रोडक्शन बढ़ गया, और प्रोडक्शन बढ़ा तो सिंपल सी बात है, ट्रेड एंड कॉमर्स अपने आप बढ़ जाएगा। इनके काल में अगर हम देखें तो कॉटन प्रोडक्शन, कपास भी यहाँ का फेमस हुआ। इस क्षेत्र में कपास उत्पादन प्रारंभ हुआ, क्योंकि आपको पता है कि वो जो क्षेत्र है वो आज भी एक कपास उत्पादक क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल आपको पता है कि कपास के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा इनके काल में जो आयरन और टेक्निक थी उसका भी डेवलपमेंट हुआ। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में देखेंगे तो जो मगध वाला रीजन था वहाँ पे आयरन और जो टेक्निक थी वो काफ़ी डेवलप थी। अगर सदर्न इंडिया की बात करें तो इनके काल में इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा माइनिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई। जैसे 2 क्षेत्र हैं, करीमनगर, ये नाम ध्यान में रखिएगा, करीमनगर और वारंगल, ये जो क्षेत्र थे प्रमुख थे, जहाँ से हमें बहुत सारे निशान मिले हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्मेल्टिंग यानी कि लोहे को पिघला के वेपन्स बनाना वो सब किया जाता था। तो अगर हम देखें तो कुल मिला के इनका जो काल था वो वाणिज्य व्यापार की दृष्टि से काफ़ी अच्छा था। खासकर अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न कोस्ट था वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यापार होता था। इसके अलावा जावा, सुमात्रा, उन क्षेत्रों से भी व्यापार चलता था। अब हम आगे देखते हैं इनके काल में रिलीजन की अगर हम बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो शातवाहनास थे वो ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे और इन्होंने ब्राह्मणिज्म को प्रमोट भी किया, लेकिन इनकी जो पॉलिसी थी वो रिलीजियस टॉलरेंट थी। बाकी जो रिलीजन थे उनको भी इन्होंने समर्थन दिया, खासकर बुद्धिज्म को भी इन्होंने समर्थन दिया। तो जैसे हमने देखा था कि वैदिक यज्ञ इन्होंने किए। वैदिक यज्ञ का मतलब सारे के सारे जो पहले से यज्ञ चलते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ को प्रमोट किया, राजसूय यज्ञ किया, है ना, वाजपेयी यज्ञ किया। तो यानी कि इन्होंने जो वैदिक रिलीजन था उसको प्रमोट किया। और जो वैष्णव गॉड्स थे यानी कि विष्णु के अवतार, जैसे भगवान राम, कृष्ण, है ना, इन सब की इन्होंने वर्शिप स्टार्ट करी। और इन्होंने क्या करा, ब्राह्मणों को भूमि दान भी दिया। तो
अगर आपसे पूछा जाएगा ब्राह्मणों को भूमि दान, तो अगर आपसे पूछा जाएगा लैंड ग्रांट की परंपरा भारत में सबसे पहले किसने स्टार्ट करी, तो वो यही थे। इन्होंने सबसे पहले लैंड ग्रांट स्टार्ट किया, सातवाहनों ने। और सबसे पहले लैंड ग्रांट किसको दिया गया था, इनको, ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण पढ़ी लिखी कास्ट थी और वो क्या कर सकते थे, लैंड को फर्टाइल, यानी कि वहाँ पे एग्रीकल्चर करने के साथ साथ जो ब्राह्मण रिलीजन था उसका भी प्रमोशन कर सकते थे। उसके अलावा इन्होंने बुद्धिज्म को भी दिया। बाद में धीरे धीरे जो अपने बड़े बड़े सैन्य अधिकारी थे उनको भी इन्होंने लैंड ग्रांट देना स्टार्ट किया। इसके अलावा इन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी दिया। दो फेमस इनके टाइम पे साइट डेवलप हुई जिनको बाद में इक्ष्वाकु ने बहुत ज़्यादा फेमस किया। एक वो थी नागार्जुनी कोंड, नागार्जुनी कोंड, बाकी डिटेल में हम इनको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। और अमरावती, तो ये जो साइट थी वो सातवाहनों ने बौद्धों को दान में दी। और अमरावती स्तूपा का जैसे मैंने बताया था उसको रिकंस्ट्रक्ट भी करवाया इसी काल में। तो ये दोनों साइटें बुद्धिस्ट साइट बनी और फेमस हुई काफ़ी, आज भी काफ़ी फेमस। अजंता एलोरा है ना, ये सब, नागार्जुनी कोंड, अमरावती, ये सब हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। तो इनके काल में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। अगर इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो लाइक मौर्याज, उसको आप मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर में देखिएगा। तो बाकी सब सेम है, बस कुछ नाम ध्यान में रखिएगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट, जैसे उस टाइम पे आहार बोलते थे तो अभी भी आहार कई बार पूछा जाता है। बाकी विलेज का जो हेड होता था उसको गौलमिक बोलते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गौलमिक काफ़ी पावरफुल होता था। ये एक छोटा सा सेना का दस्ता भी रखता था, सेना की टुकड़ी रखता था कि कोई अगर टैक्स वगैरह पे ना करे तो वो उसको सप्रेस कर सके, या फिर कुछ भी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा तो खत्म। तो गौलमिक ध्यान रखना एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, सातवाहनास या आंध्रास के बारे में। इनको रिप्लेस किया आंध्रा रीजन में किसने, इक्ष्वाकु ने। इक्ष्वाकु भी वही थे, ब्राह्मण सी थे, बट इसमें एक रूलर होगा जिसको मैंने बताया सदन अशोका, सॉरी अशोका ऑफ सदर्न इंडिया बोला जाता है, उसके बारे में हम पढ़े। अब देखिए जो इक्ष्वाकुस थे वैसे तो ये अपने आप को भगवान राम के वंश मानते क्योंकि भगवान राम भी इक्ष्वाकु वंश से थे। तो परंतु इन्होंने इस वाले जो रीजन था उसमें कहा जाता है कि 52 ईयर का शासन किया, उसमें 7 रूलर हुए। ऐसी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मत्स्य पुराण से। मत्स्य पुराण जिसको सबसे पुराना पुराण माना जाता है, मत्स्य पुराण, इसमें हमें जानकारी क्या मिलती है कि 7 शासक थे और कितने साल शासन किया, 52। बट सभी के बारे में हमें नहीं पढ़ना क्योंकि हमें कुछ के बारे में पढ़ना है। जैसे पहले जो शासक थे जिन्होंने इनकी स्थापना करी इस वंश की, उनका नाम था श्री संत मूला। श्री संत मूला के बारे में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि इस डायनेस्टी के फाउंडर थे और इन्होंने कैपिटल किसको बनाया, विजयपुरी, आंध्रा में ये विजयपुरी, उसको अपनी क्या बनाया, राजधानी में। तो 2 बातें इनके बारे में आपको ध्यान में रखना। तो संस्थापक और अंतिम शासक अक्सर पीसीएस वगैरह में कई बार पूछते हैं और वनडे एग्जाम में, तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना। अब देखिए जो सबसे इंपोर्टेंट रूलर है जिसको मैंने बताया था कि अशोक ऑफ सदर्न इंडिया, उसका नाम है वीर पुरुषोत्तम। वीर पुरुष दत्त। इनके काल में जो इक्ष्वाकुस थे उनका शासन सबसे बड़ा था। अब जो वीर पुरुष दत्त थे, जो भी 7 रूलर है उसमें अकेले थे जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। जैसे अशोका पहले वैदिक रिलीजन को फॉलो करता था, शैव था, ऐसे ये भी वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे। बट बाद में ये भी क्या कन्वर्ट हो गए, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए और इन्होंने उस क्षेत्र में क्या करा, बुद्धिज्म को फैलाया। और नागार्जुनी कोंडा, अमरावती, है ना, जग्यापेट्टा, ऐसी बहुत सारी जो इंस्क्रिप्शन थी इनसे इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है और उस क्षेत्र में इन्होंने बुद्धिज्म को फैलाया। खासकर जो महायान बुद्धिज्म था उसका ये सदर्न इंडिया में, डेक्कनिज्म में गोल्डन टाइम था। इन्होंने बुद्धिज्म को उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फैलाया। इस तरीके से इन्होंने एक साम्राज्य का भी निर्माण किया अशोक की तरह और बुद्धिज्म को भी फैलाया। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अशोक ऑफ सदर्न इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत का अशोक बोला जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट। अब देखिए पहला चीज कि इनको क्या बोला जाता है, साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत का अशोक। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, दक्षिण भारत का अशोक। और इनका जो टाइटल था, इन्होंने उपाधि क्या ली, श्री पर्वताधिपति, श्री पर्वताधिपति उपाधि। कई बार ऐसे चीजें पूछ ली जाती है। तो ये मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया था, वैदिक रिलीजन को फॉलो किया, बट बाद में इन्होंने किसको अपनाया, बुद्धिज्म को अपना लिया। खासकर जो महायान बुद्धिज्म था उसको इन्होंने प्रमोट किया। और ये दक्कन में महायान बुद्धिज्म का क्या था, स्वर्ण युग था, गोल्डन पीरियड था। और ये कुछ इंस्क्रिप्शन इनके मिलते हैं जहां से जानकारी मिलती है, जैसे नागार्जुनी कोंड जिसको डेवलप किया गया, वहाँ पे बहुत सारे बुद्धा से रिलेटेड, अमरावती स्तूपास बने वहाँ पे,
अमरावती स्तूप। और अमरावती एक आर्ट ही बना अलग से, जिसको हम आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे एक गंधारा आर्ट है, एक मथुरा आर्ट है, ऐसे एक अमरावती आर्ट डेवलप हुआ भारत में, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जो बहुत फेमस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। वो इन्हीं के टाइम पे डेवलप है। अलूरू, ये भी अलूरू। उसके अलावा जग्गियापेट्टा मैंने नाम बताया था, ये सब इंपॉर्टेंट है उसी क्षेत्र में, आंध्र रीजन में। और उप्पू गुंद्रू, उप्पू गुंद्रू, ये साइट्स के नाम ध्यान में रखना जो कि इनसे रिलेटेड है, जहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बौद्ध इंस्क्रिप्शंस और बौद्ध भगवान बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, खासकर महायान बुद्धिज्म से। और जैसे मैंने बताया, अमरावती एक मेन सेंटर था जो कि डेवलप हुआ एज अ अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जिसको हम आर्ट एंड कल्चर की क्लास में पढ़े। तो ये वीर पुरुषोत्तम थे। इनके जो बेटे थे उनका नाम यू वाला संत मूला था। इनको एक ही चीज के लिए ध्यान ध्यान याद रखते, यू वाला संत मूला, ये उनके बेटे थे। इन्होंने क्या करा, इनके जो फादर थे उन्होंने एक टेंपल स्टार्ट किया था, पुरुष भद्र मंदिर इसको बोलते, आंध्र प्रदेश में पुरुष भद्र मंदिर। इसका निर्माण आरंभ किया था परंतु वो पूरा नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई। तो इसको इन्होंने कंप्लीट कराया। तो पुरुष भद्र मंदिर ध्यान रखिएगा, ये वही वैष्णविज्म से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा किसने पूरा निर्माण कराया इसका, मतलब निर्माण तो आरंभ किया था वीर पुरुषोत्तम ने, बट परंतु इसको कंप्लीट किसने कराया, ये वाला संत ने। अब रुद्र पुरुषोत्तम इनके लास्ट रूलर है, रुद्र पुरुषोत्तम। और रुद्र पुरुषोत्तम को मारा किसने, नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन कौन है, हम दक्कन की हिस्ट्री में या सदर्न इंडिया की हिस्ट्री में आगे पल्लवों के बारे में पढ़ेंगे। तो पल्लवों के एक पावरफुल रूलर थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और नरसिंह वर्मन को काफ़ी पावरफुल माना जाता है, कहा जाता है कि इन्होंने काफ़ी बड़े क्षेत्र पे अधिकार किया था, जिसको हम आगे लेक्चर्स में डिटेल करेंगे। इनको मारा रुद्र पुरुषोत्तम को, और इस पूरे साम्राज्य को फिर अपने हिस्से में मिला। तो नरसिंह वर्मन ने इक्ष्वाकु डायनेस्टी को खत्म किया, नरसिंह वर्मन ने। और ये जानकारी हमें किससे मिलती है, ये जानकारी हमें मिलती है मच्छी कल्लू इंस्क्रिप्शन से, अभिलेख से। तो ये मच्छी कल्लू इंस्क्रिप्शन का भी ध्यान में रखिएगा, मच्छी कल्लू अभिलेख, इससे हमें जानकारी मिलती है कि जो नरसिंह वर्मन थे उन्होंने इक्ष्वाकु डायनेस्टी का एंड किया और रुद्र पुरुषोत्तम को मार के समाप्त कर दिया। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो लेक्चर था, इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस की, उनको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है वो यहाँ सब था। स्टोरीज तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर वो चीज़ आप ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर आपको एग्जाम निकालने में प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।